नंबर 4 आप सभी के सामने देखना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हड़प्पा आर्कियोलॉजिकल साइट किस नदी के तट पर दोस्तों स्थित है? देखो पहली बात तो हम बात कर रहे हैं किसकी दोस्तों, जो हड़प्पा जो साइट है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। कौन सी नदी के किनारे पर आपके दोस्तों, वो जो रावी नदी है इसके किनारे पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो हड़प्पा जो आर्कियोलॉजिकल साइट है वो जो रावी नदी है उसके किनारे पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और पूछूं आपसे इसकी खोज करने वाला कौन सा, इसकी खोज करने वाला कौन है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। और अगर आपसे पूछे मोहनजोदड़ो, पूछूं आपसे पहली बात तो इसका अर्थ क्या है दोस्तों, इसका अर्थ क्या है, और सेकंड इस साइट की खोज करने वाला कौन है। ये दो क्वेश्चन आपके सामने और आ चुके हैं ना, आपको बताना है मुझे मोहनजोदड़ो जो है इसका अर्थ क्या है और इसकी खोज करने वाला। रावी नदी से पूछा आपसे इसी किनारे पर कौन है, आपके लाहौर शहर जो है वो भी इसी किनारे पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। मैंने सवाल पूछा आपसे जो हड़प्पा सभ्यता दोस्तों, आपके जो हड़प्पा आर्कियोलॉजिकल साइट है उसकी खोज करने वाला कौन है, दयाराम साहनी। कौन है, दयाराम साहनी है। 1921 के अंदर छापना इसकी खोज होती है। और अगर पूछूं आपसे मोहनजोदड़ो पूछे आपसे, पहली बात इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है मौत का टीला। क्या सो, मौत का टीला इसका अर्थ हो गया है। और खोज करने वाला कौन है, राखल दास बनर्जी। कौन है, राखल दास बनर्जी है, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। कभी कभी सवाल पूछते हैं खोज करने वाला कौन है, उत्खनन करता कौन है, छापना राखल दास बनर्जी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने पूछूं आपसे सर्वाधिक उपदेश जो है कहां दिए। देखो पहला क्वेश्चन तो ये है कि पहला उपदेश जो है वो कहां दिया, वो दिया सारनाथ में। कहां, सारनाथ में दिया। और इसे कहते हैं हम लोग क्या, इसे बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या बोलते हैं इसको, धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं इसको, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सवाल पूछे महात्मा बुद्ध ने दोस्तों पहला उपदेश कहां पर दिया है, पहला उपदेश सारनाथ में दिया है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम आपके धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। और पूछूं आपसे सर्वाधिक उपदेश कहां दिए, सर्वाधिक उपदेश जो है वो दिए श्रावस्ती में। कहां पर दिए, श्रावस्ती के अंदर दिए, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो पहला उपदेश सारनाथ के अंदर दिया है और सर्वाधिक उपदेश कहां दिए, श्रावस्ती के अंदर दिए, है ना। पेनिसिलिन पूछूं आपसे इसका दोस्तों आविष्कार करने वाला कौन है, पेनिसिलिन पूछे आपसे इसका आविष्कार करने वाला कौन, आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वो इसका आविष्कार करने वाले, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे, देखो पेनिसिलिन का आविष्कार करने वाले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो गए, ठीक है। अगर पूछे आपसे स्मॉल पॉक्स जो है जिसका टीका जो होता है, इसको मैं आगे लिख रहा हूं, ठीक है। अगर पूछे आपसे स्मॉल पॉक्स जो है तो इसका टीका जो है, इस टीके की खोज करने वाले कौन थे, ये भी आपको छापना है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे रेबीज जो है, जो इसका टीका जो है इसकी खोज करने वाले कौन थे, ये भी आपको छापना है, ठीक है। पोलियो जो होता है, आपके जो पोलियो जो होता है, इसका टीका जो है इसकी खोज करने वाले कौन थे, ये भी आपको छापना है, ठीक है। इसके अलावा मलेरिया जिससे होता है, आपके जो परजीवी जो यूज होता है इसमें, आपके जो परजीवी जो होता है वो जो प्लाज्मोडियम जो होता है इसकी खोज करने वाले कौन थे, ये भी आपको बताना है। 4 क्वेश्चन मैंने और लिख दिया आपके सामने। देखो स्मॉल पॉक्स पूछूं आपसे, वैक्सीन खोजने वाले कौन थे, एडवर्ड जेनर। कौन थे, एडवर्ड जेनर साहब थे, और ये विश्व की पहली वैक्सीन आप जानते हो, ठीक है। रेबीज टीका खोजने वाले कौन थे, लुई पास्चर। कौन थे, लुई पास्चर साहब जो है रेबीज का वैक्सीन खोजने वाले, ठीक है। अगर पूछूं आपसे पोलियो वैक्सीन खोजने वाले कौन, आपके साल्क छापना, आपके साल्क और सेविन जो है वो पोलियो वैक्सीन खोजने वाले, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साल्क वैक्सीन भी कहते हैं इसको ना। मलेरिया पूछूं आपसे प्रोटोजोआ आधारित बीमारी है छापना, कहने वाले कौन थे, आपके रोनाल्ड रोश। कौन थे, रोनाल्ड रोश छापना, आपके इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चारों क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विंध्याचल श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बताओ दोस्तों। आप इसको लगा जो विंध्याचल जो पर्वत है हमारा, जो विंध्य पर्वत है हमारा, उस विंध्य पर्वत में आपके उसमें सबसे ऊंची चोटी जो है कौन सी है। देखो इसका आंसर आप लोग छापना। बाकी दोस्तों पूछे आपसे सतपुड़ा जो है इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, नीलगिरी जो है इसकी दोस्तों हाईएस्ट पीक कौन सी है, यह दो क्वेश्चन हम छाप रहे हैं, ठीक है। देखिएगा सतपुड़ा जो है इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, धूपगढ़ चोटी जो है वो इसकी हाईएस्ट पीक है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। सतपुड़ा की धूपगढ़ आपकी हाईएस्ट पीक है ना। और जो नीलगिरी पूछूं आपसे इसकी दोस्तों हाईएस्ट पीक कौन सी है, आपके नीलगिरी की छापना, आपके दोदा बेटा जो है आपके वो नीलगिरी की हाईएस्ट पीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सवाल मैंने पूछा आपसे कि जो विंध्याचल जो आपके श्रेणी है, कई लोग उसको विंध्याचल पर्वत बोलते हैं, पर हमें एक यूज करना है, या तो विंध्याचल में अंचल यूज कर लीजिए या पर्वत कर लीजिए ना, या तो विंध्य पर्वत कह दीजिए या फिर विंध्याचल बोल दीजिए, दोनों एक ही बात है। लेकिन अब सब सवाल पूछा है गुरु शिखर नहीं है, अरावली की है, गुरु शिखर तो अरावली की है, बताओ बेटा गुरु शिखर तो अरावली की है। मैंने पूछा है आपसे कि जो विंध्याचल जो है, विंध्याचल का हाईएस्ट पीक कौन सा है, विंध्याचल। देखो कभी कभी ऐसा सवाल हम भूल जाते हैं ना, हम पढ़ते नहीं दोस्तों, हम ये तो पढ़ते हैं धूपगढ़ है, दोदा बेटा है, गुरु शिखर है। केटू की बात करूं, केटू क्या सो ट्रांस हिमालय किसकी है, ट्रांस हिमालय जो है इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी, केटू है। कौन सी है, केटू है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल पूछा यहां पर, हाँ सद्भावना शिखर, ये सद्भावना शिखर जो है, सद्भावना शिखर छापना आपके, ये है इसकी हाईएस्ट पीक, इसको बोलते हैं गुडविल चोटी। कौन सी है, गुडविल चोटी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सद्भावना शिखर या गुडविल चोटी आपकी इसकी हाईएस्ट पीक है ना। भारत में निम्न में से किस रेडियो थर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार हो, भारत में कौन सा, आपसे पूछे भारत में किस रेडियो थर्मी जो धातु है उसका सबसे बड़ा भंडार हमारे पास में, वो है थोरियम। कौन सा है, वो है थोरियम। और पूछो कहां मिलता है, सो ये जो केरल जो है, जो इसकी मिट्टी है छापना, जिसको हम मोनोजाइट कहते हैं, इसमें मिलता है थोरियम, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो केरल की जो मिट्टी जो मोनोजाइट है आपकी, उसके अंदर थोरियम मिलता है, और उसमें ये थोरियम आपके रेडियो एक्टिव आपके एलिमेंट्स है, तो जिसमें से भी अल्फा बीटा
गामा किरणें निकलती हो वो रेडियो एक्टिव आपके एलिमेंट्स होते हैं ना। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला मेंबर्स थी, याद करो। जो हमारा जो इंडियन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली थी उसमें पूछा है आपसे कुल कितनी आपके महिला मेंबर थी, और आपको बताना है कि इसमें से एकमात्र जो आपके मुस्लिम महिला मेंबर थी उसका नाम क्या है, ठीक है। एकमात्र जो मुस्लिम महिला मेंबर थी उसका नाम क्या है, ये भी आपको छापना, ठीक है। सवाल पूछा है संविधान सभा में कुल मेंबर कितने आपके, तो संविधान सभा में कुल 100 मेंबर पूछूं आपसे, पहले मेंबर कितने थे आपके 389 मेंबर थे, हर 10 लाख पर एक मेंबर था, आपको याद होगा, ठीक है। पाकिस्तान दोस्तों अलग होने के बाद में हमारे पास जो कितना आपके, हमारे पास छापना, पाकिस्तान अलग होने के बाद में हमारे पास में 299 मेंबर हमारे पास में रह गए, ठीक है। अगर सवाल पूछूं आपसे यहां पर जो है, अगर सवाल पूछे आपसे कि भाई हम संविधान सभा में कुल कितनी महिला हमारे पास में, कुल हमारे पास में 15 महिलाएं, ये भी आपको नोट कर रहा है, ठीक है। कुल 15 महिलाएं हमारे पास में। अब मैंने पूछा आपसे फातिमा बीवी, दोस्तों नहीं होगा आंसर, है ना। सवाल ये था आपके सामने कि एकमात्र महिला बेगम रसूल, लेकिन कौन आपके बेगम रसूल, जो आपके बेगम रसूल छापना, ये एकमात्र आपके महिला कौन आपके मुस्लिम महिला थी, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एकमात्र मुस्लिम महिला कौन आपके बेगम आजाद रसूल थी, इनका नाम नोट करना। कुल 15 महिलाएं आपके संविधान सभा में थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए। कवकों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, ठीक है। तो कवक जो होते हैं आपके, जो फंगस जो होता है, इसमें जो सेल वॉल जो होता है किसका बना होता है, देखो सेल वॉल जो है आपके, पूछूं आपसे सेल वॉल केवल छापना, ये केवल पादपों में होता है, जंतुओं में नहीं होता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन था आपके कि जो सेल वॉल है वो केवल प्लांट्स में होता है, जंतुओं के अंदर नहीं होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछे सेल वॉल जो आपके प्लांट्स में होता है वो किससे बना होता है, ये बना होता है सेलुलोज, किससे, सेलुलोज से बना होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो आपके कवक जो है, जो फंगस जो है, इसमें किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो फंगस में काइटिन का बना होता है, और जो प्लांट्स जो होते हैं उसमें किसका आपके सेलुलोज का बना होता है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। सेल वॉल है ना। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनावों से उत्पन्न विवादों का निर्णय करने वाला कौन, ठीक है। राष्ट्रपति और जो उपराष्ट्रपति है, तो उसका जो इलेक्शन जो होता है उसमें जो डिस्प्यूट होगा उसका डिसीजन करने वाला कौन है, सुप्रीम कोर्ट। चुनाव आयोग नहीं करेगा, सर्वोच्च न्यायालय करने वाला है। और यह बात पूछूं आपसे, यह बात जो है संविधान के कौन से आर्टिकल लिख रही है आपके, यह बात संविधान के आर्टिकल नंबर 71 के अंदर लिख रही है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 71 छापना, सुप्रीम कोर्ट आपके डिसीजन करने वाला है। हाँ, अगर पूछूं आपसे स्टडी ऑफ फंगस क्या होता है, देखो ये और लिख लो, कवक जो है इसका अध्ययन क्या होता है, इसका अध्ययन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 8, नंबर 1 और नंबर 6 मौजूद होते हैं तो क्या असर होता है। ये नंबर बिल्कुल मौजूद नहीं है तो आपके जीवन पे क्या असर होता है। और बहुत अच्छी होता है माइकोलॉजी। क्या होता है माइकोलॉजी, जो है स्टडी ऑफ फंगस होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो स्टडी ऑफ फंगस क्या होता है, माइकोलॉजी होता है, ठीक है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद दोस्तों होता है तो उस बात का निपटारा करने वाला कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा। आर्टिकल नंबर 71 के अंदर ये बात लिखी है। प्रांतों में ड्वेल सिस्टम पूछूं आपसे, किस अधिनियम द्वारा आपको, देखो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, साइंस हो, सब कुछ मैंने कोशिश की आपको लाने की, ठीक है। तो जो प्रांत जो होते हैं उसमें जो ड्वेल सिस्टम होता है, अच्छा आप में से कौन बताएगा जो ड्वेल सिस्टम है इसका जनक कौन, बताओ कौन बताएगा आप में से, जो ड्वेल सिस्टम है इसका जनक कौन है, बताना आप में से। ड्वेल सिस्टम जो है, जो द्वैध शासन जो होता है, इसका जनक कौन है, किसे बोलते हैं फादर ऑफ ड्वेल सिस्टम, वो आपको बताना है, ठीक है। सवाल देखिए, प्रांतों में ड्वेल सिस्टम पूछूं आपसे, किस अधिनियम, किस एक्ट के द्वारा आपके लागू होता है छापना, यह एक्ट कौन सा है, 1919 का एक्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन सा एक्ट है, 1919 का एक्ट है। और इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। क्या बोलते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट कहते हैं, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट कौन सा है, 1919 का एक्ट हो गया है। जो प्रांत में जो ड्वेल सिस्टम है वो आपके शुरुआत दोस्तों होता है। क्या बात है, क्या बात है दोस्तों। मैंने पूछा आपसे यहां पर कि जो ड्वेल सिस्टम है इसका फादर किसको बोलते हैं, लियो कार्टिस। वेरी गुड छापना, जो लियो कार्टिस साहब है, जो लियोनस कार्टिस साहब है, इनको बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लियोनस कार्टिस साहब को फादर ऑफ ड्वेल सिस्टम कहते हैं, ये आप नोट कीजिए ना। और प्रांतों में पूछो कभी स्टार्ट होता है, 1919 के एक्ट से होता है। और अंत कब हुआ इसका छापना, इसका अंत हुआ आपके 1935 का जो एक्ट है इसके द्वारा इसका अंत हुआ है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। शुरुआत होता है 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट से, और अंत कब होता है, अंत होता है 1935 का जो एक्ट है उससे इसका अंत किया गया है ना। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, धरातलीय सजावट की पित्रादुरा का सर्वप्रथम पूछूं आपसे। ये सारे सवाल एग्जाम में आए हुए सवाल जो है वो दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। देखिए दोस्तों, धरातलीय सजावट की पित्रादुरा शैली जो है इसका सबसे पहले प्रस्तुतिकरण पूछे आपसे किस समय दोस्तों, क्या आपके देखो पित्रादुरा शैली पूछूं आपसे, पित्रादुरा शैली आपके पहली बात तो छाप रहे, यह शैली जो आपके सजावट की शैली है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इस शैली का भारत में पहला उपयोग पूछूं आपसे कहां हुआ दोस्तों, इसका पहला उपयोग छापना आप जो है वो हुआ है कहां पर, एतमा उद्दौला। कौन सा दोस्तों, एतमा उद्दौला का जो मकबरा है वहां हुआ था, ठीक है। एतमा उद्दौला मकबरा जो है, जो कि दोस्तों कहां पर आपके, जो कि आप जानते हो आगरा के अंदर है, यहां इसका यूज हुआ है। और यह किसका, आपके जो नूरजहां थी ना आपके, उसके पापा जी है, कौन है, जो नूरजहां है उसके पिताजी हैं, ये नूरजहां के पिताजी हैं छापना। इनका जो मकबरा है वहां पर जो किसका आपके, वहां पर आपके पित्रादुरा शैली जो आपके उसका यूज किया गया पहली बार भारत के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एतमा उद्दौला का मकबरा आगरा के अंदर है, वहां इसका यूज हुआ है। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल
सवाल है, इस शैली के बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हैजा पूछूं आपसे, हैजा किसके कारण दोस्तों होता है आपके, हैजा पूछे आपसे, कारण क्या है इसका, हैजा किससे होता है आपके, हैजा होता है विब्रियो कैलोरी नामक जीवाणु से। किससे होता है, विब्रियो कैलोरी नामक जीवाणु जो है इससे होता है, यह भी आपको छापना है। बैक्टीरिया से होता है, और इसमें क्या होता है, इसमें होता है डिहाइड्रेशन। क्या होता है, इसमें होता है डिहाइड्रेशन, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। निर्जलीकरण इसके अंदर होता है ना। अफ्रीका की कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति जो है पाई जाती है आपके को, कालाहारी मरुस्थल पूछे आपसे। अफ्रीका दोस्तों महाद्वीप जो है, मान लो दोस्तों, मान लीजिए आप जो है, मान लीजिए अफ्रीका महाद्वीप जो है, इसका फोटो आपके सामने यहां पर, ठीक है। और इसमें क्या है, अफ्रीका दोस्तों महाद्वीप में यहां दोस्तों क्या है, यहां पर आपके एक मरुस्थल है, इसका नाम क्या है, कालाहारी मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल। और ये मरुस्थल पूछूं आपसे किस देश के अंदर है, बोत्सवाना देश के अंदर, ये भी आप जानते हो, ठीक है। यहां नीचे साउथ अफ्रीका देश है, उसके ऊपर बोत्सवाना देश है, उसमें कालाहारी मरुस्थल है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, कालाहारी मरुस्थल कौन से देश में, बोत्सवाना देश में। यहां दोस्तों एक ट्राइब मिलती है, उसका नाम क्या है, उसका नाम छापना बुशमैन। क्या नाम है, बुशमैन ट्राइब मिलती है यहां पर, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके दोस्तों ऊपर की साइड पूछे आपसे, यहां कौन सा आपको, यहां मिलती है छापना पिग्मी ट्राइब। कौन सी मिलती है, पिग्मी ट्राइब मिलती है कहां पर, आपके कांगो जो बेसिन है वहां पर मिलती है। और ऐसा बोलते हैं स्मॉलेस्ट आपके जो आपके पूछे आपसे हाइट वाली कौन सी आपके और पिग्मी जनजाति होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की मुद्रा न्यू शेकेल दोस्तों है। तो पूछूं आपसे किस देश की मुद्रा न्यू शेकेल है, तो जो इजराइल जो है इसकी करेंसी कौन सी आपके, इसकी करेंसी आपके न्यू शेकेल है, ठीक है। इजराइल पूछूं आपसे, इजराइल छापना, इसकी पार्लियामेंट का नाम क्या है, इसकी पार्लियामेंट का नाम नीशेट है। क्या है, नीशेट इसकी पार्लियामेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने सवाल पूछा आपसे कि जो इजराइल है उसकी पार्लियामेंट का नाम नीशेट हो गया है, और जो मुद्रा है वहां की वो कौन सी है, न्यू शेकेल वहां की मुद्रा हो गई है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पूछूं आपसे कब सेलिब्रेट होता है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है कब सेलिब्रेट होता है, ये होता है कब, आपके 21 फरवरी को होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 21 फरवरी को इंटरनेशनल आपके मदर टंग डे जो है सेलिब्रेट होता है, नोट कीजिए ना। चावल, चना, गेहूं, मटर में से कौन सी फसल दोस्तों रबी की फसल है, ठीक है। पहली बात दोस्तों आपके एक होती है फसल कौन सी, आपके खरीफ की फसल होती है, और एक होती है रबी की फसल। छाप पूछूं आपसे, जो मानसून जो होता है, जो मानसून जो होता है उसमें जो फसल होती है कौन सी, आपके खरीफ की फसल होती है मानसून के अंदर, ठीक है। और जो शीतकालीन जो मौसम होता है, जो विंटर जो होता है, उसमें फसल कौन सी होती है, रबी वाली फसल उसमें होती है। अभी जो फसल जो कट रही है ना, अभी जो फसल कट रही है वो रबी वाली फसल जो है अभी कट रही है, ठीक है। अब जो बोने वाले हम लोग कौन सी बोएंगे आपके, अब ये वाली हम बोने वाले खरीफ वाली, ठीक है। अब देखना सवाल पूछ रहा है आपके, देखो रबी की जो फसल है उसका एग्जांपल लिख लीजिए आप। उसका एग्जांपल क्या है, उसका एग्जांपल है चना। कौन है, चना तो सुनना, चना है, राई है, चना है, राई है, गेहूं लिखना, गेहूं, मटर, चना, राई, गेहूं, मटर, जौ लिखना, चना, राई, गेहूं, मटर, जौ, ईसबगोल। कौन सा सो, ईसबगोल छापना, ईसबगोल लिखिएगा। चना, राई, गेहूं, मटर, जौ, ईसबगोल। सरसों, आलू, कौन सा है, सरसों, आलू जो है, ये सारी फसल कौन सी आपके रबी की फसल है, ठीक है। तो लिखना कौन कौन सी है, चना, राई, गेहूं, मटर, जौ, ईसबगोल, सरसों, ये सारी रबी की फसल है। बाकी दोस्तों इसमें आ जाएंगे आपके चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, वो इसके अंदर आने वाली है खरीफ वाले के अंदर, ठीक है। तो चावल कौन से, चावल छापना आपके, चावल खरीफ फसल है, ये आपको छापना है। चना रबी की है, गेहूं रबी की है, मटर रबी का है, और जो खरीफ कौन सा चावल है ये भी आपको छापना है, ठीक है। और अगर सवाल पूछो दोस्तों आपसे कि भाई साहब किस फसल के लिए मावट जो होती है वो मावट छापना, सो मावट जो है गोल्डन ड्रॉप्स होती है, वो लिखना आप जो है, जो रबी की जो फसल होती है इसके लिए जो मावट जो होती है वो गोल्डन ड्रॉप्स होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण बन सकता है, ठीक है। तो किस फसल के लिए मावट आपके गोल्डन ड्रॉप्स होगी, आपके रबी के लिए होने वाली है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, जीएसटी विधेयक को पारित करने वाला पहला दोस्तों स्टेट कौन सा, देखो जीएसटी जो विधेयक था इसको पहली बात तो जीएसटी पूछूं आपसे कब लागू हुआ था, 1 जुलाई को लागू हुआ था 17 के अंदर, ठीक है। अगर पूछे आपसे अमेंडमेंट कौन सा है, 101 नंबर का अमेंडमेंट है, ये आप जानते हो, ठीक है। और पूछूं आपसे बिल कौन सा है वो आपको छापना, देखो अधिनियम कौन सा है, अधिनियम हो गया आपके 101वां। जब दोस्तों बिल पास होता है तो उसे बोलते हैं अधिनियम कहते हैं ना, उसे अधिनियम कहते हैं। तो पास होने के बाद 101वां हो गया। सवाल पूछूं आपसे बिल कौन सा है वो आपको छापना है, ठीक है। खीरा, खरबूज, तरबूज, जो अभी जो फसल चल रही है ना आपके, खीरा, खरबूज, तरबूज, ककड़ी जो है वो जायद की फसल है, ठीक है। सब्जियां जायद के अंदर आती है ना। अब देखिए सवाल पूछा आपसे जीएसटी जो है छापना, तो जीएसटी जो है इस बिल को पारित करने वाला पहला स्टेट कौन सा था, असम पहला स्टेट था, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो असम पहला स्टेट था। और अंतिम पूछू कौन सा आपके, अंतिम जम्मू कश्मीर कौन था, अंतिम जम्मू कश्मीर था। फर्स्ट आपके असम है, लास्ट जम्मू कश्मीर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल मैंने पूछा आपसे 101वां दोस्तों बिल था, 128वां दोस्तों कैसे बिल हो जाएगा ना, अरे 128वां बिल कौन सा है, 128वां बिल जो है वो कौन सा है, वो है हमारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, ठीक है, ये वाला है हमारा। और मैंने कहा था आपसे कि जो ये एक्ट कौन सा हो गया है, ये एक्ट 106वां हो चुका है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा। तो 101वां हमारा अमेंडमेंट है जीएसटी, असम में पहली बार लागू हुआ था, ये भी आपको नोट करना है। ग्रीन मफलर पूछूं आपसे, इसका संबंध दोस्तों किस पॉल्यूशन से लिखना, आपके इसका संबंध है वो नॉइज पॉल्यूशन से है, ध्वनि प्रदूषण से है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका संबंध किससे है, ध्वनि प्रदूषण से है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो ध्वनि जो होता है ना, इसकी जो इंटेंसिटी जो होती है, तीव्रता जो होती है, इसको नापने के लिए इसको नापने के लिए हम जो है डेसिबल का यूज करते हैं, किसका, डेसिबल जो होता है उसका यूज करते हैं। और 80 डेसिबल जो है अगर उससे अधिक की ध्वनि है तो उसको ध्वनि नहीं कहकर उसको नॉइज कहते हैं, ठीक है। अगर आपकी ध्वनि जो है वो 80 डेसिबल से अधिक है आपके, तो उस ध्वनि क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं नॉइज, या फिर उसे बोलते हैं शोर, क्या बोलते हैं, शोर कहते हैं, ये भी आपको ध्यान
ध्यान रखना है, ठीक है। डेसिबल जो है वो ध्वनि की जो इंटेंसिटी है उसको नापने की इकाई है, ठीक है। आगे देखिए, किस एक्ट के लिए कहा गया था, ना वकील का एक्ट है, ना अपील का है और ना दलील का दोस्तों एक्ट छापना। वो एक्ट कौन सा? वो एक्ट आपके रोलेट एक्ट। कौन सा एक्ट है? रोलेट एक्ट है। 1919 का एक्ट छापना, ना अपील का, ना वकील का और ना दलील कानून आपके रोलेट एक्ट था। ये आपके 1919 का एक्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए, किसी चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर जो उसमें प्रतिरोध जो होता है उसका दोस्तों मान क्या होता है छापने। तो देखो, जो प्रतिरोध जो होता है ना, इसका मतलब है रेजिस्टेंस। क्या है इसका मतलब? होता है रेजिस्टेंस होता है। जब भी दोस्तों आपके किसी तार के अंदर करंट फ्लो हो रहा होता है, उस करंट का अवरोध करने के लिए, उस करंट को रोकने के लिए जो यूज होता है उसको बोलते हैं प्रतिरोध, ठीक है। ऐसा दोस्तों मान लो आप लोग जो है आपकी गाड़ी हाईवे पे चल रही है और जो ब्रेकर जो आ रहे हैं आपके, वो आपके प्रतिरोध होते हैं, ठीक है। तो प्रतिरोध छापना ना विद्युत धारा का विरोध, ठीक है। विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने वाला कौन है? वो होता है छापना आपके प्रतिरोध होता है, ठीक है। और इसको हम आर से लिखते हैं दोस्तों, आर से लिखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए। क्या होता है? रो एल अपॉन ए होता है। मतलब आर जो है वो लंबाई के समानुपाती होता है और जो आपके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बात को लिखना दोस्तों, आर जो लिखना आपकी जो प्रतिरोध जो है, अगर दोस्तों लंबाई बढ़ती है तो प्रतिरोध बढ़ेगा, ठीक है। अगर लंबाई बढ़ती है तो प्रतिरोध बढ़ने वाला है। और अगर दोस्तों अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो है, अगर जो क्षेत्रफल जो है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो है, अगर दोस्तों ये बढ़ेगा तो जो आपका प्रतिरोध है वो कम होने वाला है। ये फॉर्मूला है, ठीक है। आर बराबर रो एल अपॉन ए फॉर्मूला आपका। और यही लिख लीजिए, इसका मात्रक क्या है? इसका मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम इसका मात्रक होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आर बराबर रो एल अपॉन ए होता है और मैंने कहा आर प्रोपोर्शनेट टू एल है और आर प्रोपोर्शनेट टू 1 अपॉन ए है। ये आपको ध्यान रखना है। सवाल बोल रहा है तार की लंबाई बढ़ाने पर जो प्रतिरोध जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो लंबाई अगर बढ़ाऊंगा मैं तो प्रतिरोध बढ़ने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ये आपको नोट करना है, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पूछूं आपसे, क्या दोस्तों होता है छापना? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? ये होता है MgOH का होल ट्वाइस। क्या होता है? MgOH का होल ट्वाइस होता है। और जो MgOH का होल ट्वाइस है इसको बोलते हैं हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। और अगर आपसे ये पूछ ले कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका यूज कहां करते हैं, इसका यूज करते हैं हम आपके एंटा एसिड के रूप में। किसके रूप में? जो एंटा एसिड है इसके रूप में छापना, इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं पूछूं आपसे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस होता है और इसका यूज कहां करते हैं? एंटा एसिड छापना, इसमें यूज करते हैं, इनो के रूप में इसका यूज करते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपके सामने 25 अप्रैल 2024 दैनिक समसामयिक की सभी प्रकार की परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण एक बार जब भी रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपके सामने